वैसे तो हमारा देश ज्ञान परंपरागत होकर रहा है, विश्व गुरु रहा है और हमारे देश में एक ज्ञान परंपरा रही है ज्ञान हस्तांतरण की, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान हस्तांतरण करने की। अब जब से हमारा देश आजाद हुआ, अनेक शिक्षाविदों ने बहुत चिंतन किया और सोचा कि हमारी जो धर्म है, संस्कृति है, यहाँ का परिवेश है, उसके हिसाब से ही यहाँ की शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए। समय समय पर हुआ भी है, वो आप सब जानते हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। NEP 2020 आई है सन 2020 में, वो भी आप सब जानते हैं। उसमें जो हमारी शिक्षण पद्धति आई है, अभी NCF आया है 2023 में। 2023 में जो NCF आया है उसमें सरकार ने भी ये मान लिया है कि जो पंचपदी शिक्षण पद्धति है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि वो हमारी विद्या भारती की है, इसलिए हमें वो गर्व करने की बात है। विद्या भारती में ये शुरू से ही पंचपदी शिक्षण चल रहा है। इसकी जो कल्पना की थी, इसको जो संजोया है, माननीय लज्जा राम जी तोमर ने संजोया है और उनकी एक विद्या भारती की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति, ये उन्होंने बुक लिखी थी, ये उसका फ्रंट पेज है जिसके ये 5 पद, इनको फॉलो करके ही बच्चा लास्ट स्टेज जो ज्ञान की होती है वहां तक पहुंचता है। नेक्स्ट, जो नए लोग हैं विद्या भारती से जुड़े हुए हैं, वो शायद जानते भी नहीं हो कि लज्जा राम जी तोमर कौन है। तो एक बार उनका चित्र आप देखिए, ये मान लिया श्री लज्जा राम जी तोमर बहुत बड़े शिक्षाविद रहे और विद्या भारती का सौभाग्य है कि वे हमारे अनेक वे प्रधानाचार्य भी रहे अनेक जगहों पर, और उन्होंने राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक, विद्या भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री तक का दायित्व निभाया है और उन्होंने एक नवीन पद्धति का निर्माण किया। निर्माण तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने भी अपने पुराने शास्त्रों से हमारे से लेके और ये अभिनव पद्धति बताई है, पंचपदी अभिनव पद्धति। इसमें लज्जा राम जी तोमर का थोड़ा सा हल्का सा मैं बताऊंगी, आप वो नेट पे सर्च करना, क्योंकि वे हमारे गुरु, विद्या भारती के गुरु हैं। तो उनका जन्म 21 जुलाई 1930 को मध्य प्रदेश के एक जिले मोरना में हुआ था। अनेक इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किए और उसका एक परिणाम ये भी है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एक सूत्र में पिरो हुए, एक अपनी जो पंचपदी शिक्षण पद्धति है उसी के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। मैंने बताया कि ये हमने अपने शास्त्रों से लिया है। विद्या भारती की जो अभिनव पंचपदी है, इसके 4 पदों का प्रथम आधारभूत जो उल्लेख है वो महाकवि हुए हैं श्री हर्ष, उनके काव्य निषेध चरितम में मिलता है। और उसमें जो हम सबने सुना है, राजा नल का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षण किस प्रकार किया, किस प्रकार विद्या का अध्ययन किया, किस प्रकार उन्होंने विद्या प्राप्त की, उसका सब कुछ इसमें है। श्री जो काव्य है निषेध चरितम, अदिति बोध आचरण प्रचारण, ये 4 पद उसमें थे इस महाकाव्य में, और बाद में इसमें अभ्यास का पद जोड़ा गया और इसके 5 पद बने, इसीलिए इसको पंचपदी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे देश में क्योंकि अंग्रेज रहे और अंग्रेजों के कारण, उससे पहले हम आप सबको पता हमारे देश में गुरुकुल पद्धति थी, लेकिन आक्रमण हुए, हम कहना चाहिए दूसरों के गुलाम भी रहे, तो जो लोग जैसे रहे उन्होंने बहुत सारी शिक्षण पद्धति हमारे देश में लागू। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए स्लाइड में मैंने लिया है कि हमारे देश में मुख्य रूप से कितनी शिक्षण पद्धतियां चल रही हैं। हमारा पूरा देश 140 करोड़ लोगों का देश, उसमें कितनी तरह की शिक्षण पद्धति चल रही है। तो आप इनको पढ़ो और देखिए कि 12 पद्धति हमारे देश में मुख्य रूप से शिक्षण की चल रही है। हर्बर्ट पंचपदी शिक्षण पद्धति, इसमें से आप अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। योजना प्रणाली, ये विलियम किलपैट्रिक की है। इकाई पद्धति, ये हेनरी सी मॉरिसन की है। मोंटेसरी पद्धति, ये आपने इटली की डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी, जो एक मनोवैज्ञानिक थी, उनके द्वारा ये पद्धति चलाई गई है। और आपने सुना भी होगा कि मोंटेसरी स्कूल जगह जगह पर खुले हुए। उसके बाद आती है डॉल्टन पद्धति, ये अमेरिका की बुनियादी शिक्षा पद्धति, इनको महात्मा गांधी ने बहुत
पसंद किया था, लागू कराया था महात्मा गांधी वृद्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा के नाम से ये प्रचलित है। और महात्मा गांधी ने इसमें हस्त कौशल पर विशेष ध्यान दिया था कि अगर हमारे बच्चों में हस्त कौशल आ जाए, स्किल डेवलपमेंट अगर उनकी हाथ की हो जाए, वो अपने हाथ के कारीगर बन जाए, सरल शब्दों में कहेंगे तो वो हाथ के कारीगर बन जाए, वो किसी के मोहताज नहीं होंगे। क्योंकि हमारे देश की पद्धति ऐसी है, यहाँ पर नौकरी को बहुत अच्छा नहीं मानते, बाद में बताया है, नौकरी को अपना काम अच्छा बताया। तो महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट रखा था कि हमारे बच्चों को अपने हाथ के कौशल आ जाए और वो जीवन में। ठाकुर जी की शिक्षा पद्धति है गुरुकुल एवं दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। इसकी ये स्वामी दयानंद जी के द्वारा उनके विचारों पर चली हुई ये शिक्षण पद्धति है। यहाँ पर गुरुकुल की तरह से ही शिक्षण पद्धति थी ये, और यहाँ पर जो बच्चे थे वो अपना काम सब अपने आप करते थे, लेकिन समय के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा को भी उसमें जोड़ के और उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी की शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा पद्धति भी बड़ी अच्छी है। और क्लासरूम की जो दीवारें हैं उनसे बाहर खुले में बच्चे विभिन्न तरीके से किस तरह से शिक्षा का ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, उसमें इस तरह की शिक्षण पद्धति। किंडरगार्टन पद्धति ये बहुत प्रचलित है और हम भी बोलते हैं एलकेजी यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन। तो ये किंडरगार्टन पद्धति यहाँ पर हमारे देश में बहुत लागू है। ब्लूम शिक्षण पद्धति बेंजामिन ब्लूम की है। और लास्ट में आई है हमारी पंचपदी अधिगम पद्धति, जिसको श्री लज्जाराम जी तोमर ने बड़े बहुत ध्यान से और बड़े स्मूथली पिरोकर 5 पदों में और विद्या भारती को दिया है। इसके 5 पद हैं अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसाद। नेक्स्ट, अब ये 12 पद्धति आई है, लेकिन 12 पद्धति में ये अभी जो पंचपदी अभिनव पद्धति है ये ही बेस्ट क्यों है? विद्या भारती ने इसी को क्यों लागू किया? बहुत सारी 11 पद्धति और है, और ऐसी भी हैं जो हमारे देश के विद्वान जिन्होंने लागू की है, अरविंद जी ने, दयानंद जी ने, महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने लागू की, कुछ सोच समझ के की, कुछ कॉन्सेप्ट उनका बहुत अच्छा है। लेकिन ये हमारी जो अधिगम पद्धति ये जो अपनाई है, ये क्यों अपनाई है, इसकी क्या विशेषता है? इसमें मैं आपको बता दूं, अधिगम का मतलब है सीखना। 5 पदों में सीखना, बिल्कुल शॉर्ट, 5 पदों में सीखना। ये बच्चे के द्वारा ही उसको सिखाया जाता है। हम केवल एक उसको वातावरण देते हैं, बाकी बच्चा उस वातावरण में अपने आप ही सीखता है। बच्चे को ही इसमें करना होता है सबसे ज्यादा। यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन पर केंद्रित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, एक्टिविटी दी जाती है कि बच्चे खोज कर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये खोजों पर आधारित, खोजों पर ज्यादा जोर देती है। पंचपदी में 60% छात्र प्रतिभाग करते हैं, 40% आचार्य प्रतिभाग करते हैं। मतलब कि मैं आई और मैं लेक्चर दूं और चली जाऊं, ये ऐसी पद्धति नहीं है। जो सामने हमारे भैया बहन बैठे हैं उन्हीं के द्वारा सब कुछ विषय निकलवाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा समझाया जाता है, वो सारा माहौल क्रिएट होता है और उसी में भैया बहन सीखते हैं। 60% सारा वातावरण बच्चे क्रिएट करते हैं, अध्यापक केवल उसको उनका सबका मार्गदर्शन करते हैं। सभी कक्षाओं में ये जो हमारी पंचपदी है ये प्रयोग की जा सकती है, केजी की, पीजी। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया जो अंतःकरण की बात की, मन बुद्धि की बात की। तो जब हम सीखते हैं, हम ऐसे नहीं सीखते, हम जो सीखते हैं उसमें हमारे 14 चीज आती हैं, अंतःकरण और बाह्य। हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? कितनी होती है? कौन कौन सी होती है जरा बताइए। जी, आप सब जानते हैं 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा ही हम सीखते हैं। और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जिनमें 3 सबसे ज्यादा हमारी सक्रिय होती है, उन्हीं के द्वारा हम सीखते हैं। कौन कौन सी में 3 कर्मेंद्रियां हैं? हाथ, पैर, कान।
सफाई और उपस्थिति भी बोलते हैं, इस पर लिखा हुआ है। उसका काम अलग से शिशु वाटिका में इस पर भी जोर दिया जाता है। बच्चों को शौच की सही आदत पड़े, उनको अगर वो टॉयलेट जा रहे हैं तो उनको पता ना आए, क्योंकि बच्चे नर्सरी के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपने कपड़ों में ही टॉयलेट कर देते हैं, बताते नहीं। तो शिशु वाटिका में कर्मेंद्रियों पर यहाँ तक भी जोर दिया जाता है कि बच्चों को ये अच्छी आदतें पड़े, क्योंकि वो घर से आया है, 3 साल का है और वो 12 बजे भी सोच जाता है, वो 11 बजे भी जाता है, उसका कोई टाइम नहीं है। वो टाइम भी हमको उसका यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, 3 कर्मेंद्रियां में और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये तो हुए हमारे बाह्य करण, और 4 जो है हमारे अंतःकरण। विद्या भारती में करणों का इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बारे आए तो आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 14 हमारे करण हैं, 10 बाह्यकरण है और 4 अंतःकरण। अब जो अंतःकरण है उनके नाम मन। मन सबसे ज्यादा जरूरी है। मन को कोई नहीं जांच पाया, कोई मशीन नहीं है मन की। आप यहाँ बैठे हो, आप कुछ यहाँ पर हो, ये सीख रहे हो, लेकिन हो सकता है हम में से किसी एक आध का मन इधर उधर चला जाए किसी कारण से, हो सकता है कुछ भी कारण हो, तो मन इधर उधर जा सकता है। मन की कोई कहते हैं कि था नहीं। ये बात आती है बुद्धि। बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना, समझना। आपने जो भी निर्णय लेती है समझना। उसके बाद आता है हमारा चित्त। जब बुद्धि समझ लेती है, निर्णय लेकर कुछ बता देती है, फिर वो बात हमारे चित्त पर अंकित होती है। कई बार हम ऐसी घटनाएं, जैसे अभी अखिलेश भाई साहब ने बताया, 1980 की बात उनको याद आ गई, तो वो उनके चित्त पर थी, उन्होंने उसको स्मरण किया था। तो स्मरण रखना, ध्यान करना, ये सब चित्त पर आते हैं। आता है चौथा अहंकार। अहंकार का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं तो बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो आज बता रही हूँ आप सबके बीच में। नहीं, मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बड़ा शिक्षाविद हूँ, या मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। नहीं, अहंकार इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं एक शिक्षक हूँ और मुझे अपनी देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करना है। बच्चे को ये ध्यान रखना है कि मैं अपने लिए नहीं सीख रहा, मैं एक देश का, इस देश का नागरिक बनूंगा। मुझे जो भी प्रोफेशन करना है मैं उसको अपने देश के लिए समर्पित करूंगा। इस तरह का भाव, ये 4 भाव ऐसे आके कुल 14 हमारे बनते हैं बाह्यकरण और अंतःकरण में। इसका इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था कि जो सीखने का प्रोसेस है वो इन्हीं से जाता है। पंचपदी अधिगम पद्धति में इसका बहुत महत्व है। अब ये आई हमारी पंचपदी अधिगम पद्धति। विद्या भारती की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति किसी भी विषय की संपूर्ण इकाई की योजना, जो कोई विषय है उसकी संपूर्ण इकाई की एक योजना है। आप भी बोलेंगे अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। और प्रसार के 2 भाग हैं, स्वाध्याय और पद। जब ये अब मैं थोड़ा सा आपको इन 5 पदों के बारे में बताने का प्रयास करूं। सबसे पहले आता है अदिति। इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा टिपिकल है, पहले मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूं। हम शिक्षक हैं, हम क्लास में जा रहे हैं, हम पहले तैयारी करके जाते हैं कि हमें जिस क्लास में हम जा रहे हैं उस क्लास के अनुसार हमें क्या सिखाना है। बोध। अदिति का परिणाम ही बोध है। जो उसने अदिति या जो विषय, जो वस्तु, जो टॉपिक उसको अदिति में बताया है, उसकी समझ में आ गया क्या, उसी का परिणाम बोध है। इस स्तर पर शिक्षक इस तथ्य को सुनिश्चित करते हैं कि छात्रों को विषय वस्तु की मूल संकल्पना को ठीक प्रकार से समझ विकसित हो गई। इसके लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने जो भी टॉपिक अध्यापक या आचार्य ने बच्चों को समझाया, नेक्स्ट एक जो ज्ञान अर्जित किया,
उसको स्मृति के स्तर पर पुष्ट करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप सब बोलते हो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम उसमें तज्ञता हासिल नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर फिर वो मन बुद्धि का विषय आता है कि पहाड़े आचार्य जी ने हमें लिखने सिखा दिए, लेकिन पहाड़े हमने क्या किए, कैसे याद किया बताइए? पहाड़े कैसे याद किए हैं आपने? हमारे छोटे भैया बहन वंदना सीखते हैं। मैं शिशु वाटिका से 15 साल से छोटे छोटे भैया बहनों से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए वहीं के उदाहरण दे रही हूँ। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं उस वातावरण में रम गई। तो छोटे छोटे भैया बहन हमारे जब वंदना सीखते हैं, वंदना में कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, हम कहते हैं मानवता का त्रास हरे हम, ये बिल्कुल शब्द सही है। मानवता का, बोलिए, मानवता का त्रास हरे। लेकिन छोटे बच्चे नर्सरी के, उन्होंने कुछ और सुन लिया और कई बार कुछ, सारे नहीं, कुछ हमने नोट किया कि वो बोल रहे हैं। जब वंदना पे वो माइक पे बुलवा के हम उनको देखते हैं, सामूहिक में नहीं, जब माइक पे बुलवाया तो पता चला बच्चे ने बोल दिया माता पिता का सास हरे हम, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। वंदे मातरम में भी इसी तरह ध्रुमदल शोभनी की सुमदल बोलते हैं। बच्चे 4th तक आ जाते हैं, अगर उनको वहां टोपा नहीं गया तो वो गलत ही हो। एक रिश्तेदारी में एक बेटा है, नेक्स्ट प्रयोग। प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि हम विज्ञान प्रयोगशाला में गए और वहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करना, नहीं। अब तक जो हमने अदिति और बोध के द्वारा सीखा है उसका अभ्यास किया है। अब उस अभ्यास को अपने जीवन में हमारे दिखाइए। जैसे अभी हमारे जो माननीय राघवेंद्र जी थे, उन्होंने कहा कि आपके व्यक्तित्व में वो चीज झलकनी चाहिए। यही प्रयोग है जो इसको आप 1 मिनट पढ़िए। पानी लाने में थोड़ी सान लिया, दे लिया, हमने प्रयोग भी कर लिया। अब इसका 5वां स्टेप आता है प्रवचन। प्रवचन के भी मैंने बताए थे 2 स्टेप। अर्जित ज्ञान पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता। मैंने पंचपदी सीखी है तो ये मेरा अधिकार। प्रेजेंटेशन दोगे, आप भी कहीं से ढूंढोगे, आप बुक में भी देखोगे, आप कहीं वीडियो भी देखोगे, आप पीपीटी भी बनाओगे, अनेक तरह से आप उसका ज्ञान करोगे। कोई भी विषय है, और कोई भी विषय ये नहीं कि चलो आज मुझे पंचपदी दे दिया तो मैं पंचपदी तक ही बोलूँ, नहीं। मुझे आना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि हमें अपनी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ेगी कि हाँ, हमारे 5, 7, 10 तो भी हमारे हाथ में, हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारी मैनेजमेंट हमें कभी भी कहे कि हाँ आपको वो विषय लेना है, अगर हमारे पास तैयार है तो हम वो विषय लेंगे और हम पूरे प्रांत में कहें। आपको उदाहरणों के द्वारा इसको और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? बच्चा साइकिल सीख रहा है, उसके पापा एक बच्चा साइकिल सीख रहा। बच्चा 8-10 साल का है, उसने सोचा कि मुझे साइकिल आनी चाहिए। उसने अपने पिताजी को कहा कि पापा मुझे साइकिल दिलाओ, मुझे साइकिल सीखनी है। पापा ने उसको साइकिल दिलाई और पापा ने उसको साइकिल सिखानी शुरू की। बताया कि ये हैंडल है, ये बैंडल है, इस पे पैर रखते हैं, इसको ऐसे दबाते हैं। पूरी साइकिल उन्होंने दिखाई, उसको बिठाया, ऐसे बैठे। बच्चा पहले से साइकिल तो उसने देखी थी, पूर्व ज्ञान था। आप इसको ऐसे समझिए, उसको पूर्व ज्ञान था, साइकिल उसने देखी थी, उसने अपने पिताजी को साइकिल चलाते हुए भी देखा, तो उसको पूर्व ज्ञान तो था। पिताजी ने उस पूर्व ज्ञान बहुत, अब उसको समझ में आ गया कि साइकिल चलाना तो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी आदत है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्यों, और संतुलन बनाना आता है। जब वो ब्रेक मारता,
अपना बैलेंस बनाता है तो उसको पता चल गया कि संतुलन बनाना है और अपने छोटे छोटे अभ्यास, लगातार अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा। अब वो पार्क में भी चला जाता है, अब वो सड़क पे भी चला, और उसने एक दिन देखा कि कुछ लड़के हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे, तो उसने वो रिस्क भी लिया। उसने वो बिना हाथ लगाए साइकिल चलाई, उसकी प्रैक्टिस है, तो ये उसका अभ्यास आ गया। उसने और ज्यादा सीख ली, पिताजी ने नहीं सिखाया था लेकिन उसने और ज्यादा प्रैक्टिस करके ये भी सीख ली, ये उसका अभ्यास। अब पिताजी ने देखा कि ये तो साइकिल बहुत बढ़िया चलाता है, उसकी मम्मी को भी बताया कि साइकिल तो ये बहुत बढ़िया चलाता है, और डिसाइड हुआ कि अब तुम साइकिल चलाने के लिए साइकिल से ही स्कूल जाना था। वो स्कूल जाने लगा साइकिल से, और मम्मी ने कहा चलो पास की दुकान से आज साइकिल से थोड़ी सी सब्जी ले आओ। वो उस साइकिल की से पे जाके सब्जी भी ले आया, बाजार से सामान भी ले आया, और वो स्कूल भी जाने लगा। तो उसने उसका प्रयोग किया अपने सीखे हुए का। अब नेक्स्ट, अब उसकी गली के बच्चों ने देखा कि ये तो साइकिल चलाना सीख गए हैं भैया, और बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हैं, और स्कूल भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सामान बाजार ले आते हैं। तो उसके दोस्तों ने कहा भाई तुम तो बहुत अच्छी साइकिल चलाते हो, मेरे पापा तो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, समय नहीं मिलता, मैं किससे सीखूं, तुम मुझको साइकिल चलाना सिखा दो। अब वो अपनी गली के अपने मोहल्ले के बच्चों को भी साइकिल सिखा रहा है, ये उसका प्रवचन है। उसने स्वाध्याय किया, उस साइकिल की प्रैक्टिस की, और कई तरह से और भी साइकिल चला। हमारी पंचपदी अभिनव शिक्षण पद्धति है, इसके माध्यम से बच्चा सीखता है और सीखे हुए ज्ञान को करता है। अब वो वीडियो लगा दो, कितना समय है? अब आप देखिए कि आपने वो जो वीडियो थी स्टार्टिंग से, आपने जो बांसुरी की आवाज सुनी थी, आपने क्या कल्पना की थी और वो वास्तव में क्या है? स्टार्ट देखिए, ध्यान से देखिए।
आपने कल्पना कुछ और की थी, लेकिन अब आपने इस वीडियो में देखा कि कुछ और यहाँ पर है। अब अगर आप इस तरह से बच्चे को टॉपिक दिखाएं, समझाने का प्रयास करें, तो आपको क्या लगता है ये किस चीज के बारे में बताया गया है? ये किस चीज का दृश्य है? गांव। ठीक है, तो आप में से किस किसने गांव नहीं देखा? जो कभी गांव नहीं देखा, किस किसने नहीं देखा? शर्म की कोई बात नहीं, हो सकता नहीं देखा, ये क्या बात है? कोई हमारे गांव रिश्तेदार नहीं रहता, देखा है सबने, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कैसे? पर आइए, और यहाँ पर जैसे कहा कि छात्रों का विशेष 60% उसमें छात्रों का, पंचपदी में 60% छात्रों का सहयोग रहता है। तो आपने कोई मेहनत की, आपने तो एक वो लगाई। अब आप जो बच्चों को समझाने चाहते थे, अगर ये वीडियो ना दिखाऊं, मैं बताऊं एक गांव होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो बच्चे के दिमाग में कल्पना ऐसी रहेगी जैसे आपने बांसुरी सुन के कल्पना की, देखी नहीं थी, सुन के कल्पना की। ऐसे ही बच्चों के दिमाग में वो गाँव की कल्पना रहेगी, लेकिन जब आप उसको दिखा देंगे तो बच्चा समझ जाएगा। अब आप बताइए कि आपने गांव में क्या क्या देखा, कुछ अलग नया, कोई ऐसा जो आपने अब तक नहीं देखा? हाँ जी, देखा, वो भी सिखाऊंगी, सिखाऊंगी नहीं, सॉरी, बताऊंगा। हमने जो यहाँ की प्रबंध समिति है और प्रधानाचार्य जी हैं और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके बीच में 1 घंटे का विषय रख सकूं। उन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबने मेरा सहयोग किया मेरे विषय रखने में, आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो आपकी बीच की ही हूँ, और कोशिश करूंगी आप मुझे अलग से बता दीजिए, मैं और सुधार करके कोशिश करूंगी कि और अच्छा बता सकूं। आप सभी का बहुत